एटम का जो कंस्ट्रक्शन बना उसमें सेंटर में टोटल मास प्लस टोटल चार्ज ये सोचा गया, और वो जो टोटल चार्ज प्लस टोटल मास है वो उस पोर्शन को बोला गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। एक एटम में ऐसे पार्टिकल जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और जिनके पास मास होता है, मोस्ट ऑफ द मास, ये एक सेंटर में उसके होते हैं एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के जो पार्टिकल रहेंगे उसका मास बहुत कम रहेगा, और इतना कम रहता है कि हमको उसके लिए एक अलग यूनिट बनाने की जरूरत पड़ती है। क्यों अलग यूनिट बनाने की जरूरत पड़ती है? तो इसमें देखिए जो कार्बन एटम है जो कि मोस्टली चीजों के साथ में कंबाइन हो सकता है, उसको हमने यूज किया, हाइड्रोजन को यूज किया, क्योंकि ये दूसरी चीजों के साथ कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, और इनको लेके हमने इनके मासेस, इनके वेट, ये सब देखे, और ये सब बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम केजी में होते हैं। तो इसीलिए हमको जरूरत पड़ी कि हम एक नया मास का यूनिट बनाएं। तो मास का वो जो नया यूनिट हमने बनाया, मास का नया यूनिट एटॉमिक मासेस के लिए, उसके लिए हमने नोट किया कि कार्बन का एक एटम अगर केजी में लिया जाए C, तो ये हमें मिलेगा 1.992647 into 10 to the power minus 26 kg. This is mass of one carbon atom. अब ये एक बड़ा लार्ज नंबर है और इसको याद रखना काफी मुश्किल काम है। इसी तरह से हम लोगों को दूसरी चीजों के भी मास मिले, तो इन सब मासेस के लिए फिर हमने एक नया यूनिट बनाने की कोशिश की, और यूनिट ये बनाया, हाइड्रोजन और कार्बन को कंपेयर किया, तो हाइड्रोजन कार्बन से 12 टाइम्स लेस था, या कार्बन हाइड्रोजन से 12 टाइम्स ज्यादा था। तो ये सोचा गया कि कार्बन का जो मास है उसका 112 कर देंगे एंड दैट विल टेक एज यूनिट, जो कि हाइड्रोजन का मास होगा और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में मोस्टली मास न्यूक्लियस का होता है। तो वी डोंट से कंप्लीट, तो उसको हम लोगों ने अलग अलग हर चीज को बनाने के लिए ही यूनिट के बारे में सोचा। तो हमने एक नई यूनिट शुरू की, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, और इसको छोटा किया, इसके नाम को, ये नाम भी काफी बड़ा है, वी कैन राइट इट ओनली यूनिट, द मास इन यूनिट्स। सो 1 यूनिट मास इसको कहा जाएगा। 1 यूनिट मास इज मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि कार्बन में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं? 12। इसलिए इस टोटल को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 यूनिट का मास मिलेगा। ओके, तो ये हमने यहाँ नोट किया, इसको 12 से डिवाइड किया और इसकी कैलकुलेशन कर ली। 12 से डिवाइड किया, कैलकुलेशन की, एंड इट कम्स टू 1.660539, 1.992647 into 10 to the power minus 26 divided by 12, and this comes to 1.660539 into 10 to the power minus 27 kg. This is 1/12 of कार्बन। 1/12 क्यों किया? क्योंकि कार्बन में कितने पार्टिकल, कार्बन के न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल होते हैं? 12। ओके, पार्टिकल्स के नाम बाद में आ जाएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से। तो ये यूनिट मास का ये हमने फॉर्मूला निकाला कि 1 यूनिट मास इज इक्वल टू सो मेनी केजी। ये एक स्टैंडर्ड बन गया है।
तो जब भी हमको यूनिट मास को केजी में कन्वर्ट करना होगा तो ये वाला फिगर हमको याद रखना है और इस फिगर को यूज करना है। तो मोस्टली हमको कंपाउंड जो मिलते हैं कार्बन के साथ मिलते हैं, तो कंपाउंड अगर कार्बन के साथ मिलेंगे तो हमको उसका मेजरमेंट करने में आसानी होती है, दोनों का कंपैरिजन करने में। इसलिए कंपेयर किससे किया जाएगा? कार्बन से, क्योंकि कंपाउंड कार्बन के सबसे ज्यादा है और उसी में हर चीज कार्बन के साथ कंबाइन हो जाती है। अच्छा, इसके बाद एटॉमिक मास यूनिट तो ये बना, लेकिन एक चीज हमने देखी कि किसी एटम का मास जब हम निकालते हैं तो उस एटम के मास की जो भी प्रोसेस बनी है उससे जब निकालते हैं तो ये इंटीग्रल नंबर में नहीं आता। अगर इंटीग्रल नंबर में नहीं आता तो किस तरह का आता है? तो इसके लिए एग्जांपल है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपको मालूम है, दिस इज 35.46 यूनिट। क्लोरीन 35.46 यूनिट, 1 यूनिट इज सो मच। तो सबसे पहली चीज आज की ये है कि इस तरह के फ्रैक्शन में मासेस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? तो इसका आंसर है, जबकि हमने एक यूनिट मान लिया है, सी में कितने पार्टिकल हैं? 12, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिला के 12। उसको सी का टोटल मास लिया, उसका 1/12 काटा तो हमको कितना यूनिट मिला? 1 यूनिट। तो एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का मास कितना हुआ? 1 यूनिट। अगर वो 1 यूनिट है तो क्लोरीन में या तो 35 पार्टिकल होंगे या 36 होंगे। 35.5 कैसे हो सकता है? तो इस तरह से जिनके मास दिए रहते हैं फ्रैक्शन में, वो कैसे दिए रहते हैं? तो इसका आंसर यह है कि जिस क्लोरीन के सैंपल को लेकर, जिस मटेरियल के सैंपल को लेकर हम मास निकालते हैं, उस सैंपल पर एक से ज्यादा टाइप की आइसोटोप उसमें मिक्स होते हैं। आइसोटोप मतलब उसमें 35 मास वाले भी क्लोरीन है और 36 मास वाले भी क्लोरीन। इसलिए हम जो मास निकालेंगे वो उसका एवरेज आएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई द यूनिट मासेस आर इन फ्रैक्शन। इसका एक मेथड, छोटा सा मेथड, ये आपको याद भी करना है क्योंकि इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। और ये चीज हमने स्टैटिस्टिक्स में की हुई है पहले। हमको ये बताया गया कि क्लोरीन के 2 सैंपल होते हैं, Cl1 मास का, Cl2 मास का। Cl1 मास जो होता है, या इसको हम कहेंगे, एक है 35, 36 का, इसका भी कुछ परसेंटेज है और उसका भी कुछ परसेंटेज है। तो इसका मास है m1 और इसका परसेंटेज है, मान लीजिए, m1। इसका मास है m2 और इसका परसेंटेज है n2। तो टोटल पार्टिकल, टोटल परसेंटेज कितना हो गया? n1 प्लस n2, 100। m1 मास वाले n1 पार्टिकल, m2 मास वाले n2 पार्टिकल, टोटल पार्टिकल कितने? n1 प्लस n2। तो हमने मास निकाला m1 इंटू n1, m2 इंटू n2, दोनों को प्लस किया और दोनों को डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर n1 प्लस n2। ये है मास और ये रिलेटिव अबंडेंस, दैट इज हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये फॉर्मूला लगाया, तो इस फॉर्मूले के लगाने से हमको मिलेगा एवरेज मास। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। जैसे हमको बोला गया कि 35, एक सैंपल हमने लिया, उसमें 35 मास वाले 26% हैं, तो हमने लिख लिया 35 मास 26%, प्लस 36 मास वाले 36 वाले बाकी हैं, तो बाकी इसके कितने बचे? 74। टोटल पार्टिकल 26%, 74%, 100%। ये ऐसा करके हमने निकाला।
ये वैल्यू क्या आएगी इसकी एवरेज वैल्यू, और ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। इसलिए मासेस हमको कैसे बताए जाते हैं, फ्रैक्शन। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको, और ये आपको निकालना भी आना चाहिए। जब हमको बताया जाएगा इतना मास वाला इतना परसेंट है, इतना मास वाला इतना परसेंट है, तो एवरेज निकालो, ये तरीका हमको निकालना है। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उसके मास होते कितने कितने। तो सबसे पहले प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस में होता है, और उसका मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00727 यूनिट। ये प्रोटॉन का मास होता है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल कम टू 1.67262 into 10 to the power minus 27 kg। ये प्रोटॉन का मास है। ओके, इसमें हाइड्रोजन एटम का मास, तो हाइड्रोजन एटम का मास देखिए, हाइड्रोजन एटम, ये हमको मास मिलता है यूनिट की लैंग्वेज में 1.00783 यूनिट। तो आप देख रहे हैं इससे ये वाला ज्यादा है, क्योंकि ये किसका है, एटम का। एटम में एक प्रोटॉन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन और रहता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास जुड़ता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 0.00055 यूनिट। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने उसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं उस एटम के पास, और जितने उसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये जो नंबर है इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से, और क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। Number of electrons in atom of an element, i.e. number of positive particles, और इस पॉजिटिव पार्टिकल्स का नाम क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, Z। तो हाइड्रोजन का Z नंबर कितना होगा, 1, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन भी एक होता है। ओके, ये Z नंबर हो गया। इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं दूसरे तरह का पार्टिकल। अगर हमसे ये पूछा जाएगा, हाँ Z के लिए एक चीज और क्लियर रखिए, Z चार्ज नहीं है, नंबर है। जैसे ऑक्सीजन का Z नंबर 8 है। इसका क्या मतलब, उसके पास कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 8। लेकिन अगर ये बोला जाए कि उसके न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना है, Q, तो हमारा आंसर है Q इज इक्वल टू N। व्हाट इज N, नंबर, एंड व्हाट इज E, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N होता है। तो इसको हम लिखेंगे Z इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ZE। तो चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस
अगर काउंट करना है तो क्या किया जाएगा, Z इंटू ई कूलम। इसलिए ये जो Z है, इस Z को हम चार्ज नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर, एटॉमिक नंबर। चार्ज बोलेंगे तो एटॉमिक नंबर के साथ E को मल्टीप्लाई करना है, ZE, तब उसका चार्ज बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन बताना आसान था, हाइड्रोजन से हमने स्टार्ट किया कि उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव पार्टिकल होता है और उसका नाम क्या रखा, प्रोटॉन। लेकिन जब पार्टिकल बड़े होने शुरू हुए और प्रोटॉन के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन बनाई या उसका डिस्क्रिप्शन बनाया कि उसके पास मास भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है और वो एक यूनिट ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट 1 यूनिट। अगर 2 प्रोटॉन जोड़ देंगे तो मास भी डबल हो जाएगा, चार्ज भी डबल हो जाएगा। अगर 4 जोड़ देंगे आपस में तो मास भी 4 गुना हो जाएगा और चार्ज भी 4 गुना हो जाएगा। तो नेचर से हमने एक पार्टिकल पकड़ा, वो पार्टिकल था हीलियम। हीलियम का मास निकाला, हीलियम का मास निकला 4, ठीक है। जब उसका चार्ज निकाला तो उसका चार्ज निकला 2। कार्बन के बारे में जब मास निकाला तो 12 और जब चार्ज निकाला तो 6। तो ये साइंटिस्ट प्रॉब्लम में आए कि ये किस तरह से हो सकता है। जब एक मास के पास एक चार्ज होता है तो 12 मास के पास 12 चार्ज क्यों नहीं होते। तो इस पर सबसे पहले कैटविक ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि न्यूक्लियस में एक और तरह का पार्टिकल होना चाहिए जिसको अभी तक हम लोग नहीं जानते थे और उसका नाम उन्होंने रखा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की स्पेशलिटी ये बताई कि उसके पास मास होता है और उसके पास चार्ज नहीं होता। तो अब अगर एक प्रोटॉन के साथ में एक न्यूट्रॉन जुड़ जाएगा तो मास तो बढ़ जाएगा लेकिन चार्ज नहीं बढ़ेगा। उससे ये सेटल हो जाएगा कि किस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिलेगा। सिर्फ प्रोटॉन को काउंट करेंगे तो हमको टोटल चार्ज मिलेगा, Z नंबर। तो अब हमारे लिए एक और नंबर हमारी इंफॉर्मेशन में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके पास कितने होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल किस चीज का फैसला करेंगे, मास का। तो ये हमने बनाया एटॉमिक मास यूनिट। ये दूसरा नंबर लिया A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। This is, oh sorry, no, एक मिनट, this is not unit, atomic mass number, I'm sorry, this number। जैसे इसमें शब्द क्या थे, एटॉमिक नंबर, इसमें क्या जुड़ गया साथ में, मास, एटॉमिक मास नंबर। तो मास नंबर में मास का कंट्रीब्यूट करने वाला और कौन आ गया, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन भी मास देगा, न्यूट्रॉन भी मास देगा, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल काउंट जितना होगा दैट विल बी टेकन एज एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट लिया, उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया, 12। ये है एटॉमिक मास नंबर A। अब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर A है और Z उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। तो उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A माइनस Z। तो नॉर्मली हम लोग न्यूट्रॉन के लिए M लेटर यूज नहीं करते क्योंकि हम लेटर्स को ज्यादा, सिंबल्स को बढ़ाना नहीं चाहते, कम रखना चाहते हैं। तो हमने ये बनाया A एटॉमिक मास नंबर, Z एटॉमिक चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर और A माइनस Z इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
ठीक है, तो ये हमने, अब ये जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग होते थे, तो हमने नॉमेनक्लेचर किया एलिमेंट्स का। नॉमेनक्लेचर किसके बेसिस पर किया बताइए? एटॉमिक मास नंबर पर या एटॉमिक नंबर पर? एटॉमिक नंबर पे किया। ये सबने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो जैसे हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना है बोलिए? 8 और एटॉमिक मास नंबर 16 और सिंबल O। तो ये तीन चीजों को लिखने का तरीका बनाया। बीच में हम लिखेंगे सिंबल Cl। ओके, Cl का एटॉमिक नंबर बताइए? 17। गुड। और एटॉमिक मास नंबर? नहीं, एटॉमिक मास नंबर, नंबर फिर डेसिमल में नहीं होगा। तो हाँ, अगर आपको लगता है कि 35 हो या 36 हो तो ठीक है। Cl 1735 एक एटम है और दूसरा एटम Cl 1736 है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये भी एक न्यूक्लियस है, ये भी एक न्यूक्लियस है। लेकिन न्यूक्लियस में जब हम Z नंबर और A नंबर लिखेंगे तो वो इंटीग्रल नंबर ही रहेगा। तो ये कौन सा क्लोरीन है तो हम बोलेंगे 35 वाला क्लोरीन है। ये कौन सा क्लोरीन है? 36 वाला क्लोरीन। वैसे ही जब आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड के 40 आइसोटोप्स होते हैं, 20 आइसोटोप्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक ही कांस्टेंट रहेगा 79। और जब प्रोटॉन उसमें ऐड हो जाएंगे तो वो 180 से चालू होगा और 220 तक इतने उसके आइसोटोप्स होंगे। गोल्ड में सबसे ज्यादा होता है। तो हम जिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करेंगे उस न्यूक्लियस का एक Z नंबर और एक A नंबर। ठीक है, ओके। ये जो मेंबर होते हैं न्यूक्लियस के, इनके लिए हम शब्द यूज करते हैं न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स या न्यूक्लियॉन्स, ये उसके पार्ट्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियस हमको मिलते हैं इसके अलग अलग नाम हमने रखे और उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ को आइसोटोप। तो पहले लेते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। आपके लिए ये सब चीजें अब पुरानी हो गई। आइसोटोप में क्या होगा? इक्वल और क्या अनइक्वल? नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर सेम and atomic mass different. Atomic mass different. ये हो गए isotopes. What are isobars? Atomic number different and atomic mass same and atomic number different. Okay, isotopes ये मैंने बताया। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताइए कौन कौन से? ड्यूट्रियम, हाँ गुड, H11 हाइड्रोजन, H12 ड्यूट्रियम एंड H13 ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के होते हैं। गोल्ड के अगर हम लेंगे तो गोल्ड के 79 उसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन उसका एटॉमिक मास शुरू होता है 173 से और 204 तक के हमको उसके आइसोटोप मिले हैं गोल्ड के। गोल्ड मास नंबर 173 से लेके 204 तक, इतने मासेस मिले। ठीक है, और सबका एटॉमिक नंबर 79 बिकॉज इट इज गोल्ड। तो इस तरह से ये होते हैं आइसोटोप्स। अच्छा,
और आइसोबार हो गया जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम हो, जैसे ट्रिटियम 3। और हीलियम का भी एक आइसोटोप आता है, हीलियम का एक आइसोटोप है हीलियम। हीलियम है इसलिए इसका नंबर कितना होगा 2 और इसका मास है 3। तो मास इसका भी 3 है, मास इसका भी 3 है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स, लेकिन मटेरियल अलग है। तो जिनके एटॉमिक मास सेम हो वो आइसोबार्स, नंबर उनके अलग अलग रहेंगे। ओके, अब तीसरा, जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे उसको क्या बोलेंगे? यस, दोज आर आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन्स इक्वल, न्यूट्रॉन्स इक्वल। और इसका एग्जांपल है Hg 198 एंड 19880। 19880 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? इसमें से इसको माइनस किया 118 न्यूट्रॉन्स। इसी तरह से एक और हमको गोल्ड का आइसोटोप मिलता है विच इज 79197। 79197 गोल्ड। तो 197 माइनस 79 इज अगेन 118। तो इसमें भी 118 न्यूट्रॉन, इसमें भी 118 न्यूट्रॉन। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? दे बिलोंगिंग टू सेम आइसोटोन फैमिली। सो दे आर आइसोटोन्स, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है। ओके, अब उसके बाद हम लेते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट साइज आएगा। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसको निकालने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी हमने एक चीज निकाली थी, दैट वाज डिस्टेंस ऑफ रिटर्न, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिटर्न। उससे हमको न्यूक्लियस के साइज का आइडिया मिलता है। ओके, इसका निकालने का हमारा एक तरीका और था, वो तरीका आप समझ सकते हैं किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। यहां पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास कौन से चार्जेस होते हैं? प्लस। ये न्यूक्लियस को हम बड़ा करके देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस का सेंटर है और ये न्यूक्लियस का रेडियस है R। अच्छा, अब यहां से हमने एक अल्फा पार्टिकल को भेजा, अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड में हमने पढ़ा हुआ है, ये जाएगा और रिटर्न आएगा वापस। हमने इसकी एनर्जी बढ़ाकर भेजी, एक पॉजिटिव चार्ज लिया जैसे कि प्रोटॉन, और प्रोटॉन की एनर्जी बढ़ाई, या अल्फा पार्टिकल जिसका हम कर सके उसकी एनर्जी हमने बढ़ाई। तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में लिया गया अल्फा पार्टिकल और इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये यहां तक आया और ऐसा चला गया या ऐसा चला गया। तो ये वाला डिस्टेंस किससे मैच करता है? R से मैच करता है, ये मिनिमम डिस्टेंस। तो यहां पर जब ये पहुंचेगा तो इन दोनों की एनर्जी कितनी होगी? तो आंसर है Q1 Q2 अपॉन R। ये किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और हमने जो अल्फा पार्टिकल लिया उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको मालूम है 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Q1 अल्फा का हमको मालूम है, Q2 ये भी हमको मालूम है, 1/4π0 की वैल्यू भी हमको मालूम है। तो क्या बचा इसमें? R। इस तरह से हमने इसमें से R की वैल्यू निकाली एंड दिस R कम्स टू बी 10 to the power minus 14। 4 into 10 to the power minus 14 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई? R।
ओके, तो ये हमको एक आइडिया देता है। अच्छा, इसके बाद हमने लिया दूसरा। अच्छा, अगली चीज, न्यूक्लियस जब बड़े होते जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद और बड़े होंगे, कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, बड़े बड़े न्यूक्लियस होते जाएंगे। तो ये बनेंगे कैसे? एक के ऊपर एक दूसरा पार्टिकल रखे तो उसका साइज बढ़ता जाएगा। अगर उसका साइज बढ़ेगा तो उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। तो वो जो उसका नया रेडियस आएगा उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। तो हमको ये समझ में आ रहा है क्योंकि रेडियस, एटॉमिक मास बढ़ने से रेडियस को बढ़ना चाहिए। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनेट होगा? रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास ए। और अगर इसको इक्वल करेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एटॉमिक मास और पावर 1/3। सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास टू द पावर 1/3। सो आर इज इक्वल टू आर नॉट एटॉमिक मास टू द पावर 1/3। ये एटॉमिक मास टू द पावर 1/3 क्या कहां से आ गया? ये आप लोग सब समझ सकते हैं बड़े आराम से। मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, उसमें आर का क्या आया? क्यूब। इसलिए आर को अगर आप मास से रिलेट करेंगे तो मास के फॉर्मूले में क्या बना? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है? मास। दोनों ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और उसका मास भी कांस्टेंट है। या अगर मास बढ़ता जाएगा तो मास और आर का क्या रिलेशन हुआ? मास प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आर प्रोपोर्शनल टू मास का क्या हो गया? पावर 1/3। और एटॉमिक मास को हम क्या लिखते हैं? ए। इस तरह से। तो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू मास। मास को लिखते क्या है? एटॉमिक मास ए। तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ए टू द पावर 1/3। ठीक है? तो आर इज इक्वल टू आर नॉट, ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज आर नॉट, और इस आर नॉट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15। R naught is equal to 1.2 into 10 to the power -15. Okay, meter. This is R naught. तो इसको याद रखिए। अब आप रेडियस कैसे निकालेंगे? R naught की वैल्यू रखेंगे और जो भी एटॉमिक मास हमको दिया रहेगा इस एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डाल देंगे। जैसे गोल्ड का निकालना है तो गोल्ड का जो आइसोटोप होगा, अगर 200 नंबर का आइसोटोप है तो 200 उसमें लिख देंगे। इसी तरह से जो एलिमेंट होगा उसका मास इसमें डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट, डेंसिटी। ये साइज के बारे में बात हो गई। रेडियस मींस साइज। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है? तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी हाई, इट्स वेरी डेंस, एंड दिस इज 2.3 into 10 to the power 17, 10 to the power 17 kg per meter cube। 10 to the power 17, 10 के बाद कितने जीरो लगेंगे? 17। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, लेकिन फिर वो भारी क्यों नहीं लगता है? तो आंसर है कि उसका साइज बहुत छोटा होता है। और डेंसिटी की यूनिट क्या है? पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर। लेकिन इसका रेडियस हमने देखा है 10 to the power -15 तक जाता है। तो 10 to the power -15 रेडियस अगर होगा, उस रेडियस से हम वॉल्यूम बनाएंगे तो 10 to the power -45 हो जाएगा। उसको अगर इससे डिवाइड करेंगे देन न्यूक्लियस का एक्चुअल वेट बहुत नीचे आएगा और वो ऊपर लिखा होगा
10⁻⁻27 kg। कुछ बात समझ में आ रही है? ओके, तो एक न्यूक्लियस के अंदर जब जाएंगे तो वो बहुत ही सॉलिड और उसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, उसके सामने स्टील कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं 1000 किलो, 2000 किलो, 20,000 किलो, 50,000 किलो पर मीटर क्यूब, और ये कितना है 10⁻70। तो फिर इंडिविजुअल न्यूक्लियस क्यों हल्का लगता है? क्योंकि एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस ब्लैंक होता है और न्यूक्लियस बड़ी छोटी जगह पर रहता है, इसलिए उसका मास बहुत कम है। ओके, सो दिस इज ए वेरी डेंस मटेरियल। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग असली मुद्दे पर आते हैं, एंड दैट इज मास एनर्जी थ्योरम और मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन ने ये पहले बताया कि ये नेचर, ये दुनिया, ये यूनिवर्स दो चीजों से बनी है, रेडिएशन और मास। और रेडिएशन और मास ये दोनों अलग अलग दो चीजें नहीं होनी चाहिए। वो यूनिफिकेशन थ्योरी पे बहुत काम करते थे कि हर चीज के पीछे सिर्फ एक रीजन होना चाहिए। तो उनका भी ये कहना था कि दुनिया के जो कंटेंट्स हैं वो भी एक ही तरह के होने चाहिए, और वही अलग अलग टाइम में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रूप ले लेते हैं। एक ही चीज है, उसको बहुत दबा दिया तो वो मास बन गया, और उसको अगर हम ओपन करते गए, फुलाते गए तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। कम होते लास्ट में हम क्या देखते हैं कि वो रेडिएशन बन गया, एनर्जी बन गया। तो वो पहले क्या था? मास। तो एनर्जी को दबाओ, कंप्रेस करो तो क्या बन जाएगा? मास। और मास को ऐसे फैला दो तो क्या बन जाएगी? एनर्जी। और बेसिकली चीज एक ही है। ये कंसेप्ट आइंस्टाइन ने पहले दिया। अब इसकी उन्होंने मैथमेटिकल मॉडलिंग भी की। मैथमेटिकल मॉडलिंग इस तरह से की कि अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें, उसका कोई तरीका हमारे पास हो, या जिस प्रोसेस में ऐसा हो रहा है कि मास कम होते जाता है, उसमें एनर्जी निकलती है, और ये जो मास से एनर्जी बनती है उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया m/c²। c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो mc², ये एनर्जी बनती है। ये एनर्जी कितने मास से बनी? m मास से ये एनर्जी बनती है। c इज ए कांस्टेंट। तो इसका ये मतलब है कि मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ओके, c की वैल्यू सबको मालूम है, 3 × 10⁸। तो ये है। अब चूंकि दोनों एक ही चीज है, तो हम मास की जगह एनर्जी और एनर्जी की जगह मास का डाटा ले सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि एक से दूसरे में कन्वर्शन किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लेते हैं, दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस किस किस पार्टिकल से मिलकर बनता है? तो आंसर है न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर बनता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की। कैसे ऑब्जर्व कर ली? हमने एक हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को हीट किया, एक्साइट इतना ज्यादा किया हीट कि उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर चला गया। उसको इतनी एनर्जी मिली कि वो उसको छोड़कर चला गया। तो बाकी क्या बचा? अगर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया तो बाकी क्या बचेगा? एक प्रोटॉन बचेगा, और उसको हम क्या लिखेंगे? H11। ये हमको प्रोटॉन नेचर से लेने का सबसे सिंपल तरीका था। हाइड्रोजन को गर्म करो, हमको क्या मिल जाएगा? प्रोटॉन। ओके, एनीवे हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके थे, और प्रोटॉन का मास हमने निकाला, वो लिखा हुआ है प्रोटॉन का मास। इसी तरह से हमने न्यूट्रॉन
के भी मास निकाले। ओके, तो न्यूट्रॉन का भी मास लिया गया। अब तीनों के मास हमने नोट कर लिए। प्रोटॉन का मास दिस इज 1.00727, न्यूट्रॉन का मास 1.00866 यूनिट, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज 0.00055 यूनिट। न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, ये हमने इनके इंडिविजुअल मासेस कैलकुलेट किए सिंगल के। अब उसके बाद जब इसका ग्रुप बनाते हैं तो नेचर में हमको इसके बने बनाए रेडीमेड ग्रुप मिलते हैं। कैसे? हीलियम, हीलियम किसका ग्रुप है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 4 का ग्रुप। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, इसका बना बनाया ग्रुप। अच्छा, हमने ऑक्सीजन का एक एटम लिया, ऑक्सीजन के एक एटम में सारी काउंटिंग की। काउंटिंग करके हमको पता चला कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए 8 प्रोटॉन्स हैं और बाकी का मास जो है वो 8 न्यूट्रॉन्स है। ये वाले फॉर्मूले से हमने तीनों का मास निकाल लिया, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तीनों का मास आपस में ऐड कर दिया तो हमको क्या मिलना चाहिए? मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एटम। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास काट दे तो बाकी मास किसका मिलेगा? मास ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। ओके, तो ये हमने इसमें करके देखा और जो हमको ऑक्सीजन रेडीमेड नेचर से मिलती है उस ऑक्सीजन के एक एटम का मास हमने लिया। उस एटम में तीनों कंबाइंड है, 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों उसमें कंबाइंड है और उसका मास हमने लिया। तो हमने देखा कि दोनों कैलकुलेशन आपस में मैच नहीं करती। फिर से प्रोटॉन को 8 से मल्टीप्लाई किया, न्यूट्रॉन को 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया और उन तीनों को आपस में ऐड कर दिया। जब उन तीनों को आपस में ऐड किया तो उसका मास आया m1। उसके बाद एयर में से, नेचर में से एक बना बनाया ऑक्सीजन का एटम लिया रेडीमेड और उसका मास निकाला तो उसका मास हमको मिला m2। ओके, हमने ये देखा कि m1 और m2 इक्वल नहीं है, m1 हमेशा बड़ा होता है और m2 हमेशा छोटा होता है। तो ये ऐसा मिला हमको। इसी तरह से हमने कार्बन के लिए भी किया। कार्बन के लिए देखा 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी काउंटिंग की और जो कार्बन हमको नेचर में मिलता था उसका मास लिया तो देखा कि ये जो रेडीमेड है बना बनाया इसका मास कम है और हमने जो कैलकुलेशंस की हैं उसका टोटल ज्यादा हो रहा है। तो क्या हमारी ये कैलकुलेशंस गलत है? तो आंसर है नो, ये कैलकुलेशन गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम एक अकेला हाइड्रोजन लेते हैं तो ये हमको मिलता है, Mp1 से मिला। इसका मतलब प्रोटॉन का एक्चुअल मास इतना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास भी और उसी तरह से हमने न्यूट्रॉन का मास भी निकाला। तो ये इसमें कोई गलती नहीं। अगर इसमें गलती नहीं है तो ऑक्सीजन का जो टोटल हमने कैलकुलेट किया 888, उसमें भी गलती नहीं। तो फिर गलती कहां पर हमारी कैलकुलेशन में डिफेक्ट आ गया है? तो इसको ही आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। तो उनका ये कहना था कि ये जो इसके मास में डिफेक्ट आया है, यानी जो कमी आई है, उस कमी का नाम पहले दे देते हैं, दैट वी विल कॉल मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट, मास और एनर्जी एक ही चीज है। अगर किसी चीज में से मास निकल जाए तो हम ये शब्द भी यूज कर सकते हैं कि उसमें से एनर्जी निकल जाए। ठीक है, क्योंकि मास और एनर्जी एक ही चीज है।
हमारा ये कहना है कि जब हम इसको 8 पार्टिकल लें, उसको मिलाएं और उसमें से कुछ एनर्जी निकाल दें, कुछ मास निकाल दें, तो हमको ये एटम मिल जाता है ऑक्सीजन या कार्बन का। उसमें से हमने क्या किया, कुछ एनर्जी निकाल दी। जो एनर्जी निकाल दी, जो मास निकल गया, बाकी जो मास बचा वो एटम का मास है, और जो हट गया उसका नाम हमने क्या रखा, मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट हर एक में एक समान नहीं होता। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन से हीलियम बनाया है तो उसका मास डिफेक्ट कुछ अलग आएगा। हर प्रोटॉन में, जैसे हर प्रोटॉन में 0.00002 की कमी आ जाएगी, लेकिन वही जब मिलकर आपस में, प्रोटॉन आपस में मिलकर Fe बनाते हैं तो हर एक में 0.4 की कमी आ जाती है। वही प्रोटॉन जब आपस में मिलके यूरेनियम बनाते हैं तो उनके मास में 0.3 की कमी आ जाती है। तो ये फॉर्मूला लगा दें कि प्रोटॉन जब भी कंबाइंड होगा अपने मास में एक जैसी कमी करेगा। ये भी गलत, कमी तो होती है पर एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमने प्रिंसिपल ये बनाया कि जब भी प्रोटॉन कंबाइंड होते हैं उसके मास में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइंड होकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो हर पार्टिकल के मास में कमी हो जाती है। ये कमी अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है। दैट मीन्स मास डिफेक्ट फॉर एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट। तो मास डिफेक्ट का कॉमन फॉर्मूला नहीं, हर एलिमेंट का अपना अपना मास डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट के बारे में हुआ। अब बाइंडिंग एनर्जी, अगर ऑक्सीजन के मास में कुछ कमी आ गई है और हम चाहते हैं कि वो पार्टिकल फिर से वापस प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाए अकेले अकेले, तो वो नहीं बन सकते। क्यों? अकेले रहने के लिए जितना मास चाहिए अभी उनके पास उतना मास नहीं है, ऑलरेडी उनका मास कम हो चुका है। इतना मास लेकर वो हैं किसमें? ऑक्सीजन में। अकेले रहने के लिए इतना मास चाहिए, ये उनका मास डिफेक्ट हो गया, आपस में जुड़ के अब ये क्या बन गए हैं? ऑक्सीजन। ऐसे ये दोनों का मास गया। अब अगर हम इनको इतना मास दे सकें या इतनी एनर्जी दे सकें तब ये अलग अलग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नेचर में अलग पाया जाने के लिए इतना चाहिए, ये वाला स्वरूप चाहिए, और इकट्ठा रहने के लिए ये चाहिए। तो ये उनकी मजबूरी हो जाती है कि जो मास डिफेक्ट हो गया या जो एनर्जी निकल गई, जब तक वो एनर्जी उनको नहीं मिलेगी वो अलग अलग नहीं हो सकते। अलग अलग नहीं हो सकते इसलिए वो आपस में बंधे हुए रहते। इसको एक अच्छे बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। देखिए, दो दोस्त एक शहर में गए पढ़ने के लिए, रहने के लिए। दोनों ने एक एक कमरा किराए पे लिया। वो जो कमरा उन्होंने किराए पे लिया उसका किराया उन दोनों को लगता है 1,000 रुपए। ये 1000 एक को लगा और ये 1000 दूसरे को लगा। दोनों का मिलाकर टोटल कितना खर्च होता है? 2000। दोनों का टोटल खर्च 2000। दो कमरे उनको मिले। उन लोगों ने फिर क्या किया, एक फ्लैट देखा जो 2 रूम फ्लैट था। वो 2 रूम फ्लैट उन्होंने किराए पे ले लिया और अब उनको किराया लगता है 1600। 1600 तो हर एक को कितना पड़ा? 800। तो अब ये जो 1000 बनता था इसकी जगह अब वो कितना ले रहे हैं? 800 खर्च कर रहे हैं। ये 800। तो दोनों को 200 रुपए की बचत होने लगी। वो 200 रुपए उन्होंने अपने दूसरे मद में कहीं लगा दिए कि वहां वो खर्च करेंगे, पेट्रोल डलाएंगे या जहां भी खर्च करेंगे उस तरह से। तो अब उनका काम कितने में चल गया? 800 ये, और हर महीना उनको 800 ही बचता है। या 200 रुपए उन्होंने घर से और मंगाने बंद कर दिए। 800 में दोनों का काम चलता था और दोनों एक ही छत के नीचे रहते। बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ और इन्होंने डिसाइड किया कि इनको अलग हो जाना चाहिए।
अलग हो जाना चाहिए। तो फिर जब कमरे का पता करने गए तो पता लगा 1,000 रुपए लगेगा कमरे का। अब इनके पास कितना आना शुरू हो गया था? 800 में दोनों रह रहे थे, उनके घर से 800 ही आता है, और इसलिए अब वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। क्यों अलग नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं है। कितना और चाहिए उनको? 200 एंड 200। ये अगर उनको मिल जाए 200 प्लस 200, तो वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ना उनको 200 प्लस 200 मिलता है, ना वो अलग होते हैं। तो अलग नहीं होते, दोनों एक साथ बंधे हुए रहते हैं। तो ये क्यों बंधे हुए हैं? उनके पास क्या नहीं है? 400। तो ये 400 कहलाती है उनकी बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि इसने उन दोनों को बांध के रखा हुआ है। जिस दिन उनको ये एनर्जी कोई दे देगा, वो सेपरेट हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कौन सी हुई? 400। नॉट दिस, ये तो उनके कंटेंट हैं, ये उनके पास एनर्जी है उसके मास के फॉर्म में, उसके मास के फॉर्म में ये एनर्जी उसके पास है। और ये एनर्जी जो जा चुकी है, इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी होती नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन होती है। ये अभी 200 इसके पास है या इसके पास है? किसी के पास नहीं है, वो तो कहीं और ट्रांसफर हो गया। तो हम 200 बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक कैलकुलेशन है जो हमने करके रखी है कि अगर वो 200 इसको मिलेगा तो ये अपनी बाइंडिंग से निकल जाएगी, इनकी बाइंडिंग टूट जाएगी अगर 200 मिलेगा। सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो अब कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है कि काश मेरे को कोई इतने पैसे देता तो मैं ये काम कर लेता, यहां से मुक्त हो जाता। तो वो पैसे हैं क्या हमारे पास? नहीं है, तो बाइंडिंग एनर्जी है नहीं। बाइंडिंग एनर्जी इज ए कैलकुलेशन। ओके, तो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो मास के फॉर्म में करेंगे तो इसका पहले मास इतना था, जब ये कंबाइंड होके रहने लगे तो इसका मास इतना हो गया। इसका नाम हमने क्या रखा? मास डिफेक्ट। मास की भाषा में पहले इसका मास कितना था? 1000। कंबाइन होने के बाद इसका मास कितना हो गया? 800 प्लस 800। और दोनों का मास मिलाकर जो 2000 होना चाहिए था, वो हमको कितना मिल रहा है? 1600। तो 400 का नाम हमने क्या रखा हुआ है? मास डिफेक्ट। और अभी अभी हमने डिस्कस किया ये 400 क्या है? उनकी बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी एक ही चीज है। ठीक है? सो मास डिफेक्ट, इफ इट इज कन्वर्टेड, इफ द मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, व्हाट इज दैट एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। अब कुछ बात समझ में आ रही है? तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इसमें एक कैलकुलेशन करिए छोटी सी। अच्छा, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है किसकी मानी जाएगी? तो उस एलिमेंट के न्यूक्लियस की, एलिमेंट के न्यूक्लियस। अच्छा, उस न्यूक्लियस में एक से ज्यादा पार्ट हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन में 16 है, कार्बन में 12 है, ऐसे एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो उसमें अगर हम उसके एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दें, तब जो एनर्जी की कैलकुलेशन निकलेगी उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। थोड़ा सा देखिए, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? टोटल फॉर न्यूक्लियस। और ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? फॉर वन न्यूक्लियन ओनली, फॉर वन न्यूक्लियन ओनली। तो ये दो चीजें हम यूज करेंगे, Be और Ben। कैसे बनाया जाएगा Be से Ben? Be टोटल न्यूक्लियस डिवाइड बाय एटॉमिक मास नंबर। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? Ben। पर पार्टिकल कितना मास डिफेक्ट होता है या कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है। तो इसका एग्जांपल हम अगर बनाकर देखते हैं तो
ऑक्सीजन का करके आप देख सकते हैं, इसमें एक एग्जांपल बना हुआ है ऑक्सीजन का, आप लोग भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, मास डिफेक्ट कैसे निकाला जाएगा। जितने पार्टिकल हैं सबके इंडिविजुअल मासेस को ऐड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे किसको, जो टोटल मास नेचर में उस चीज का मिलता है जुड़ने के बाद, तो क्या निकल आएगा, मास डिफेक्ट। उस मास डिफेक्ट को यहां रख के निकालेंगे तो क्या निकल जाएगी, एनर्जी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी, पूरे न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस। वो अब अगर पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन की BeN बताइए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताइए, तो अभी हमने क्या निकाली है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन करने के लिए उसको किससे डिवाइड करना, 16 से, तो वो क्या बन जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, इसका एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल भी है, ये एग्जाम में कभी कभी आता भी है, और बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन, दिस इज वेरी कॉमन, ये आपको आना ही चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी का ही न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आता है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी समझ में आई। इसके बाद हमने ये किया कि इस बाइंडिंग एनर्जी के अलग अलग एलिमेंट के लिए इसकी कैलकुलेशन की और उन सबको टैबुलेट किया। ओके, जब इनको हमने टैबुलेट किया तो एटम्स जितनी बाइंडिंग एनर्जी थी उसके बेसिस पर उसका हमने एक ग्राफ बनाया, अलग अलग एटॉमिक मास के लिए अलग अलग बाइंडिंग एनर्जी हमको मिली। तो वो ग्राफ किस तरह का बना, ज्यादा एग्जैक्ट ग्राफ आप बुक से चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम इसका कैरेक्टरिस्टिक समझना चाहते थे। बाइंडिंग एनर्जी ये हमने ली 1 2 3 4, दिस इज इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये उसकी यूनिट है। ओके, पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, और ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में हाइड्रोजन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन 1 की बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी क्योंकि उसमें बाइंडिंग नहीं होगी, एक ही पार्टिकल होता है, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं होगी। ओके, तो उसके बाद 12 नंबर यहां पर आ गया, 12, 56 यहां पर आया, 56 Fe। इसी तरह से हर चीज के ऊपर ऊपर जितनी बाइंडिंग एनर्जी थी उतना हम यहाँ पर ऐसा मार्क करते चले गए, तो हमको ये टोटल ग्राफ इस तरह का मिल गया, यहाँ पर, यहाँ पर, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी का हमको ग्राफ मिला। ओके, तो इस ग्राफ से हमको क्या पता लगता है, व्हाट इज दिस, ये समझ आया आपको कि हर एलिमेंट के एक न्यूक्लियॉन में कितनी कमी हो गई, मास डिफेक्ट, यानी उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, ये हमने कैलकुलेट किया और टेबल बनाकर उसका ये ग्राफ बनाया, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है। ओके, तो नोट करिए, दिस इज ए ग्राफ बिटवीन BeN, this is a graph between BeN, binding energy per nucleon, and atomic mass number, and atomic mass number. Following are the observations. Following are the observations. Number one, for most of the elements, the binding energy is around 8 million electron volt. BeN is 8 million electron volt. ये आपने क्या लिखा, फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ये जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उसके साथ ब्रैकेट में लिखिए एटॉमिक मास 30 to 170,
30 के नीचे हल्के, 170 के ऊपर भारी, और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे 30 to 170। तो 30 to 170, ये देखिए यहां पर है ये 30, यहां से अगर हम लेते हैं 30, ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई 8, और 170 ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8। 170 से बड़ा होगा तो बाइंडिंग एनर्जी कम, 30 से छोटा होगा तो भी बाइंडिंग एनर्जी कम, लेकिन 30 से लेकर 170 तक बाइंडिंग एनर्जी सबकी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है या कम है? इसका ये मतलब है अगर हम न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ के उसको अलग अलग करना चाहते हैं, तो हमको तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आंसर बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी। तो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एनर्जी नहीं दे सकते, तो नहीं तोड़ सकते। अगर 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे सकते हैं तो इसको तोड़ सकते हैं, ये मतलब है। अब इसको ट्रांसलेट करो, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस किस तरह से ट्रांसलेट होगा कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। क्यों? ना तो कोई उतनी एनर्जी देगा और ना ही उसको तोड़कर अलग कर पाएगा, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। नेचर में उसका टूटना मुश्किल है क्योंकि उसको कोई उतनी एनर्जी देने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ओके, नोट करिए। अभी तो आपने ये लिखा ना, इसमें देखिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसकी दिख रही है, तो लिखिए द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी बिलोंग टू A इज इक्वल टू 56। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी बिलोंग टू A इज इक्वल टू 56। A इज इक्वल टू 56 क्या होता है? Fe, आयरन। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा होता है? आयरन। ओके, इट हैज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Bn इक्वल टू 8.75। ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। ओके, पॉइंट नंबर 2, बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर both type of nucleus which are lighter than 30 mass number or heavier than 170 mass number यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इधर मास नंबर कम करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, और अगर इधर ये वाले एलिमेंट लेते हैं 170 से ऊपर तो भी बाइंडिंग एनर्जी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। इसका ये मतलब है किसको तोड़ना आसान है, यूरेनियम को या Fe को? यूरेनियम को या सल्फर को? यूरेनियम को तोड़ना आसान। ठीक है, वैसे ही यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन को तोड़ना है और हीलियम को तोड़ना है, तो किसको तोड़ना आसान है? हाइड्रोजन को तोड़ना आसान है क्योंकि इसमें हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इसमें ज्यादा एनर्जी। ठीक है, ओके, तो ये हमने इसमें ऑब्जर्वेशन की। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट लिखिए कंक्लूजन from these observations। एक तो हमने ये देखा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी बड़ी क्वांटिटी होती है, उतनी एनर्जी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। अच्छा, इसका ये मतलब हम उनको अलग नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज को अलग नहीं कर सकते तो कौन सा फोर्स है जिसने उन दोनों को इकट्ठा किया हुआ है? दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट किस फोर्स के लिए काम करता है? तो आंसर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम करता है बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? दोनों अट्रैक्ट होकर ऐसे जुड़े हुए हैं ना, और एक दूसरे से बाइंड है। उतनी एनर्जी हम दें कि दोनों अलग हो जाएं, उसी का नाम तो बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी हमको क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि इनके बीच कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का फोर्स है। रिपल्शन का होता तो खुद ही एक दूसरे को धक्का मार के अलग हो जाए। तो बाइंडिंग एनर्जी कौन से फोर्स में? Strong. To give it a binding energy of the range MeV. Binding energy of the range MeV, million electron volt. Number 2, by reasoning that binding energy is less for smaller and bigger nucleus. For smaller and bigger nucleus, we conclude that the nuclear force is a small range force. Nuclear force is a small range force. As the size grow larger, the force become less and almost negligible. This is also known as saturation property of nuclear force. This is also known as saturation property of nuclear force. यानी न्यूक्लियर फोर्स थोड़ी दूर तक चलता है, उसके बाद नहीं चल पाता, सैचुरेट हो जाता है. So this is saturation property of nuclear force. Number 3. Very heavy nucleus like U-238 have lower binding energy. They have lower binding energy. Compared to the nucleons at middle numbers, here. Compared to the nucleons at middle number. That means if a heavy nucleus is broken or is converted, a heavy nucleus is converted into two middle size
nucleus, then binding energy will be higher. Then binding energy BEM will be higher, and energy will be released. And energy will be released. This process is known as fission. This process is known as fission. ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है और इसको मैं आपको अच्छे से ठीक से समझाना चाहता हूं। अगर हमने लोअर बाइंडिंग एनर्जी वाले पार्टिकल को हायर में कन्वर्ट किया तो हमको एनर्जी मिलेगी या हमको देनी पड़ेगी? पहली चीज तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि कैसे मिलेगी या हम कैसे देंगे। ओके, पहले ये समझिए लोअर बाइंडिंग एनर्जी और हायर बाइंडिंग एनर्जी। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 200। ओके, ये वाले पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी 200 है जब ये मटेरियल A है, और यही वाला पार्टिकल जब एलिमेंट B बनाता है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 400 हो जाती है, 400। तो ये 400 इसका गायब हो गया, कितना बचा? 600। ये है पार्टिकल B। अब बताइए दोनों में बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है, A की या B की? B की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, A की बाइंडिंग एनर्जी कम। कम बाइंडिंग एनर्जी वाले पार्टिकल को हमने कन्वर्ट कर दिया हायर बाइंडिंग एनर्जी वाले में। ये क्या है? जो एनर्जी ये छोड़ चुका। ये क्या है? जो एनर्जी ये छोड़ चुका। तो अगर इससे हमने ये बनाया तो एनर्जी छूटेगी या और देनी पड़ेगी? छूटेगी, यानी इसमें से एनर्जी निकलेगी। समझ आया? तो हमने प्रिंसिपल क्या याद किया? इफ वी कन्वर्ट ए न्यूक्लियन ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू हायर बाइंडिंग एनर्जी, दिखने में लगता है कि ऐसा हाई होगा, ऐसा नहीं। लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू मोर बाइंडिंग एनर्जी और हायर बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वहां पर हमारा ग्राफ ऐसा है, लोअर टू हायर। सो इफ वी कन्वर्ट लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू हायर बाइंडिंग एनर्जी, देन एनर्जी विल बी रिलीज। अभी बात समझ में आई? रिलीज, कन्वर्ट A टू B। ये क्या है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी। ये है इसकी बाइंडिंग एनर्जी, लोअर बाइंडिंग एनर्जी, हायर बाइंडिंग एनर्जी, लोअर एंड हायर। सो इफ वी कन्वर्ट ए न्यूक्लियन ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू ए न्यूक्लियन ऑफ हायर बाइंडिंग एनर्जी, देन सम एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ये प्रोसेस दो तरफ से हो सकती है। एक इधर से U238 को हमने तोड़ा, 100 और 138, ये दो पार्टिकल यहां बन गए, और दोनों कहां पर हैं? जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी है? हायर। सो व्हेन वी गो फ्रॉम लोअर बाइंडिंग एनर्जी एलिमेंट टू हायर बाइंडिंग एनर्जी एलिमेंट, व्हाट हैपेंस टू एनर्जी? एनर्जी इज रिलीज्ड। तो एनर्जी हमको रिलीज होकर मिलेगी। This process is known as fission. Fission, ठीक है? तो ये होता है, आपने नहीं लिखा तो नोट कर लीजिए, this process is known as fission. उसके बाद यहां देखिए, ये हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 2, और हीलियम की कितनी है? 6। तो ये है इसकी 2 और हीलियम की कितनी है? 6। तो अगर हम हाइड्रोजन से हीलियम बना दें तो और कितनी एनर्जी खाली हो जाएगी? 4 रिलीज हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन से हीलियम बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? ये यहां से हमको पता लगता है, इतनी एनर्जी इसमें से रिलीज हो जाएगी, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन। कुछ बात समझ में आ रही है? लोअर से हायर बाइंडिंग एनर्जी जाते हैं
लोअर से हायर बाइंडिंग एनर्जी जाते हैं तो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड। यहां पर लोअर से हायर बाइंडिंग एनर्जी जाएंगे तो एनर्जी इज रिलीज्ड। पर हाइड्रोजन से आपको हीलियम बनाना है तो हाइड्रोजन को काट के तोड़ के आप हीलियम नहीं बना सकते, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है और हीलियम उससे डबल है। तो यहाँ आपको दो हाइड्रोजन जोड़ के हीलियम बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस तोड़ने की नहीं है जो वहां की थी, ये प्रोसेस जोड़ने की है, इसलिए हमको इसका नाम दूसरा रखना पड़ा। इसका नाम क्या रखा गया, फ्यूज। फ्यूज करना मीन्स पिघला के आपस में जोड़ देना, तो इसका नाम क्या रखा गया, फ्यूजन। तो इसलिए ये फ्यूजन प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, लोअर एलिमेंट आर कन्वर्टेड इनटू ए हायर ऑर्डर एलिमेंट। लो बाइंडिंग एनर्जी वाले एलिमेंट को कन्वर्ट करेंगे हाई एनर्जी वाले एलिमेंट में, देन सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। दोनों तरफ से हमने यही किया। तो एनर्जी मिलने के हमारे पास दो तरीके हो गए, एक फ्यूजन का तरीका और एक फिशन का तरीका, ठीक है। और ये एनर्जी क्योंकि न्यूक्लियस के रिएक्शन से, न्यूक्लियस के चेंजेस से मिलती है, वी कॉल इट न्यूक्लियर एनर्जी। आपने थर्ड पॉइंट लिखा, फोर्थ पॉइंट लिखिए इसी का। फोर्थ पॉइंट, व्हेन टू वेरी लाइट न्यूक्लियाई, when two very light nuclei joining to form a heavier nucleus, joining to form a heavier nucleus, then BEN of binding energy of heavier nuclear is more than BEN of heavier nucleus is more. In this process energy is released. In this process energy is released. This process is known as fusion. This is known as fusion. ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कम एनर्जी वाले से ज्यादा एनर्जी वाली चीज बन रही है तो एनर्जी रिलीज कैसे होगी। ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी का एब्सेंस है। कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाली चीज बनेगी। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है। बस आज हम लोग यही क्लोज करते हैं।